नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एमपीसीपीसीटी के अंतर्गत जो हमारी 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज़ स्टार्ट हुई है, उसमें अगला पार्ट हम यहाँ पर बात करेंगे। अगले पार्ट में भी जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही उनके जो डिस्क्रिप्शन है उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं, ताकि एग्ज़ाम में आपको जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाना चाहिए। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। देखिए, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें, साथ ही आपको नोट्स वगैरह और कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल चाहिए तो आप वेबसाइट को विजिट कर लीजिए। ये दोनों ही चीज़ की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा अन्य सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए, इंग्लिश टाइपिंग की अगर चीज़ें आपको सीखना है कंप्लीट, तो देखिए यहाँ पे टोटल 9 क्लास में, मतलब टोटल तो 8 ही क्लास है, एक आपको कंप्लीट वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें आपको जो इंग्लिश टाइपिंग है वो कंप्लीट चीज़ें देखने को मिल जाएगी डे 1 से लेकर डे 8 तक। साथ ही हिंदी टाइपिंग अगर सीखना है तो आपको प्लेलिस्ट में ये चीज़ भी मिल जाएगी, हिंदी टाइपिंग कंप्लीट ट्यूटोरियल, जो कि 16 क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप चाहते हो कि जितनी भी सीरीज़ मैंने इसके पहले बना चुका हूँ उनको देखना है तो इसके लिए भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको कंप्यूटर सीरीज के अंतर्गत 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, बिट का मतलब क्या हो जाता है। बिट मतलब आप समझ जाइए, जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की उसकी एक यूनिट होती है बिट। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को बेसिक फंक्शनैलिटी मैनेज करने का काम करता है। जैसे कि आप बात करें मोबाइल की एंड्रॉयड की, और कंप्यूटर में हम बात कर लेते विंडोज़ की, तो उसी की बात यहाँ की जा रही है कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें खालिस्तान को ये सपोर्ट करता है। तो देखिए, 2 हेक्साबाइट रैम को सपोर्ट करता है, 4 हेक्साबाइट रैम को सपोर्ट करता है, 8 हेक्साबाइट को करता है, या 16 हेक्साबाइट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 हेक्साबाइट रैम को ये सपोर्ट करता है। कौन सा, डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे और डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सीपीयू के आर्किटेक्चर की। सीपीयू का आर्किटेक्चर होता क्या है। देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, आपको दो चीज़ें विशेष रूप से देखने को मिलती होगी जब आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ आपको एक चीज़ देखने को मिल जाती है, एक तो मिल जाती है 32 बिट और दूसरा मिल जाती है 64 बिट। जब आपने देखा होगा विंडोज़ एक्सपी हम चलाते थे, यहाँ तक कि विंडोज़ 7 भी हमने चलाए हैं, ठीक है। 10 में भी ये चीज़ें देखने को मिलती थी, पर आज की डेट में आपको ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिल जाती है 32 बिट। अभी क्या देखने को मिलता है, 64 बिट। तो होता क्या है, एक प्रकार का प्रोसेसर यानी कि सीपीयू का एक आर्किटेक्चर होता है, और 32 बिट क्या बताता है यहाँ पे, 32 बिट ये बताता है कि प्रोसेस करने के लिए जो है एक बार में 32 बिट को प्रोसेस कर सकता है, डेटा को एक्सेस कर सकता है। दूसरा, ये 64 बिट क्या बताता है कि 64 बिट यानी कि इससे डबल रेंज यानी डबल जो बिट है उसको एक साथ जो है प्रोसेस करने के लिए ये यूज़ कर सकता है। तो यहाँ हम बात करेंगे जो कंप्यूटर की जो डेटा यूनिट है उसका क्या है, उसका जो टाइप है वो है बाइट। बाइट आप जानते होंगे, यानी कि 8 बिट मिलकर क्या बनती है, बाइट बनती है। दूसरी, अगर प्रोसेसिंग की बात करें, प्रोसेसिंग के हिसाब से ये बिट में मापा जाता है, यानी कि बिट प्रोसेसिंग यहाँ पे देखी जाती है, इसीलिए यहाँ पे 32 बिट और 64 बिट आपको देखने को मिल जाती है। मतलब 64 बिट एक बार में प्रोसेस करेगा और ये 32 बिट एक बार में प्रोसेस करेगा। तो इस हिसाब से ज़्यादा पावरफुल कौन हुआ, 64 बिट, ठीक है। इसके साथ ही ये दो प्रकार से हमने देखे, एक तो हो जाता है 32 बिट प्रोसेसर और एक हो जाता है 64 बिट प्रोसेसर। सिंपल हम यहाँ बात करेंगे तो देखिए, जो प्रोसेसर है यानी 32 बिट और 64 बिट क्या बताता है कि सीपीयू के अंतर्गत क्या होती है, एक स्टोरेज होती है, यानी कि मेमोरी होती है। मेमोरी का मतलब हो जाता है रजिस्टर, और रजिस्टर से कितनी मेमोरी एक्सेस की जा सकती है ये बताता है 32 बिट या 64 बिट। 32 बिट मतलब 32 बिट जो मेमोरी है वो एक बार एक्सेस की जा सकती है, और इसमें एक बार में 64 बिट एक्सेस की जा सकती है। एक जो है 32 बिट सिस्टम 2 की घात 32 मेमोरी एड्रेस यानी कि 4 GB रैम या फिजिकल जो मेमोरी है उसको एक्सेस कर सकता है। वहीं बात करें हम 64 बिट की, तो ये 2 की घात 64। इसका मतलब हम सिंपल समझे तो 16 हेक्साबाइट्स, जिसके बारे में हमने पहले बात किए थे, इसका मतलब 18 क्वांटिलियन बाइट रैम को एक्सेस कर सकता है। हम सीधे सीधे बोलें तो 4 GB तक तो हमको देखने को मिल जाता 32 बिट, और 4 GB के ऊपर जितनी भी हम मेमोरी हैंडल करने की बात करें
तो उसको कौन हैंडल करता है, वो करता है 64 बिट, यानी कि 64 बिट प्रोसेसर और बड़ी रैम क्षमता जो कैपेसिटी होती है रैम की, उसकी उपलब्धता में वृद्धि के साथ माइक्रोसॉफ्ट जो कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी कंपनी है, विंडोज़ भी आप माइक्रोसॉफ्ट का चलाते, यहाँ तक कि आगे जो है इसके लैपटॉप वगैरह देखने को मिलेंगे जो कि 20-20 घंटे 22-22 घंटे की बैटरी बैकअप देंगे स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ में। अभी क्या आता है, इंटेल का आता है, पर आगे आपको क्या देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन। साथ ही एप्पल तो आप जानते होंगे, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ये एप्पल के जो डिवाइसेस होते हैं, आईफोन है, मैकबुक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बनाता है। तो इन्होंने नई तकनीक को आप पूरा लाभ उठाने के लिए क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड वर्जन के रूप में लाया। अपग्रेड वर्जन में आप देखोगे तो आपको 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये कब लाए इन्होंने, देखिए 2000 के बाद। हालांकि 1961 तक तो ये बन चुका था, परंतु उपयोग में बहुत देर बाद आया, 2000 के बाद। मतलब हम सीधे बोलें तो 2009 में मैक ओएस एक्स स्नो लेपर्ड नाम से एक ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे लाएगा जो कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था। साथ ही इसी चिप वाला यानी कि 64 बिट चिप वाला पहला स्मार्टफोन जो कि एप्पल की तरफ से ही था, एप्पल A7 आईफोन 5S था। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। हम पहले बात कर लेते हैं 32 बिट आर्किटेक्चर की। तो यहाँ डेटा प्रोसेसिंग की अगर बात करें, सिंपल आप समझ जाइए, डेटा प्रोसेसिंग ये किस में करता है, ये 32 बिट में करता है। साथ ही इसकी कैपेसिटी भी जो है 32 बिट से ऊपर नहीं होती है। मेमोरी एड्रेसिंग की बात करें तो यहाँ पे जो है जो रजिस्टर है 32 बिट को एक्सेस कर सकता है, 32 बिट को एड्रेस कर सकता है। सॉफ्टवेयर की भी बात करें तो यहाँ पे जो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ 32 बिट वाले जो सॉफ्टवेयर है वो चलाए जा सकते हैं। साथ ही 32 बिट वाले सॉफ्टवेयर को 64 बिट में भी चलाया जा सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना। बस कंपेटेबल होना चाहिए, यानी कि संगत मोड में ओपन होना चाहिए। परफॉर्मेंस इसकी जो है 32 बिट के हिसाब से रहती है, यानी कि ज़्यादा नहीं होती है, 64 बिट से कम होती है। वहीं हम बात कर लेते हैं किसकी, जो आपका 64 बिट है। तो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डेटा प्रोसेसिंग इसकी 64 बिट डेटा को एक साथ जो है प्रोसेसिंग की कैपेसिटी होती है। साथ ही एड्रेसिंग यानी कि एक्सेस कर सकता है 64 बिट मेमोरी को। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो इसमें 64 बिट वाले सॉफ्टवेयर चलते हैं और साथ ही इसमें 32 बिट वाले यानी कि इसके सॉफ्टवेयर भी इसमें चलाए जा सकते हैं, बस कंपेटेबल मोड यानी कि संगतता होनी चाहिए। परफॉर्मेंस इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी हाई होती है 32 बिट से, तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर याद रख लीजिए। साथ ही कुछ और अंतर जैसे रजिस्टर जो कि मेमोरी का काम करता है, तो 32 बिट प्रोसेसर यहाँ पे 32 बिट बाइट रजिस्टर होते हैं, 64 बिट प्रोसेसर में 64 बिट बाइट रजिस्टर होते हैं। दोनों में इनके नंबर्स के हिसाब से ही आप ध्यान में रख सकते हैं, जो अधिक डेटा और जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको प्रोसेस कर सकता है। इसके साथ ही मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें तो 32 बिट सिस्टम में सीमित यानी कि जो काफ़ी लिमिट में मेमोरी मैनेजमेंट की तकनीक होती है, और यहाँ 64 बिट में आपकी जो मेमोरी है वो काफ़ी अपग्रेडेड होती है, स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, बड़ी मेमोरी देखने को मिल जाती है। एड्रेस स्पेस की बात करें तो ये 4 GB तक सीमित होता है, कौन सा 32 बिट, और 4 GB के ऊपर जितना भी है वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का संभालने का काम करती है 64 बिट। तो ये दोनों ही चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, 32 बिट 64 बिट। CPU का आर्किटेक्चर क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये सारी नोट्स आपको मिल जाएगी वेबसाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा यूपीएस। यूपीएस क्या होता है, आपने सुना भी होगा। यूपीएस का मतलब हो जाता है जो आपके सिस्टम को, जैसे सीपीयू आप चला रहे हैं डेस्कटॉप सीपीयू को लाइट यानी बिजली के अचानक बंद हो जाने के बाद पावर सप्लाई में जो भी विघ्न आती है, जो भी समस्या आती है, उसको बचाने का काम करता है। यानी कि आपके सिस्टम को क्रैश होने का, डेटा क्रैश होने का, सारी चीज़ों को बचाने का काम कौन करता है, यूपीएस। तो मिशन क्रिटिकल सिस्टम के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो यूपीएस है वो डबल कन्वर्जन यूपीएस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डबल कन्वर्जन यूपीएस। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे आपके पास में कंप्यूटर सिस्टम होगा, कंप्यूटर सिस्टम, या फिर हम बात कर ले लैपटॉप की। तो लैपटॉप में तो इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। हम पहले बात कर रहे हैं किसकी, डेस्कटॉप सीपीयू, जिसमें पावर सिर्फ सीधे करंट से होता है। तो इसको आप पावर सप्लाई कैसे देंगे, ये देखिए आपके पास में पावर बोर्ड होगा, पावर बोर्ड से आप पावर सप्लाई दोगे इसको, ये चालू हो जाएगा। पर अचानक से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है बंद हो जाती है, तो पावर सप्लाई यहाँ से क्रॉस हो जाएगी और आपका सिस्टम हो जाएगा बंद। तो जब भी कोई आप डाटा पे काम करते हो तो अचानक वो डाटा सेव किए बगैर आपका बंद हो जाता है, तो डेटा लॉस होने की संभावना यहाँ होती है। दूसरा, अचानक से बंद होने के कारण आपकी हार्ड डिस्क है या फिर बहुत सारी जो डिवाइसेस है वो क्रैश होने की संभावना रहती है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए हमारे पास में एक नई डिवाइस आई जिसका नाम है क्या, यूपीएस। ठीक है,
तो यूपीएस ने क्या किया, यहाँ पे ये जो केबल थी, मतलब ये जो केबल थी यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो सीधे केबल से हम सीपीयू को जोड़ पा रहे थे, इस केबल को उनने हटा दिया, यूपीएस ने इस केबल को हटा दिया। तो अब क्या काम हुआ, तो देखिए पहले पावर कहाँ आया, इस मशीन में, इस मशीन से पावर कहाँ गया, इस मशीन में, मतलब अब ये इंटरमीडिएट मशीन यहाँ पे आ गई है। मतलब बिजली जो है, पावर सप्लाई और सीपीयू दोनों की भाईबंदी यहाँ से क्या हो गई, क्रॉस हो गई। अब बीच में कौन आ गई, एक डिवाइस। तो इस डिवाइस से जब करंट आया तो ये डिवाइस जो है एक प्रकार से क्या काम कर रही, मीडिएटर का काम, और पावर सप्लाई इधर हुई। अब अचानक से बिजली आपकी चली जाती है, यानी कि बिजली बंद हो जाती है। तो इस मशीन में इतनी कैपेसिटी होती है कि इसको 20 से 25 मिनट तक का बैकअप या 30 मिनट तक का बैकअप यहाँ पे दे सकती है, इसकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं, डेटा को सेव कर सकते हैं, आसानी से शट डाउन करके बढ़िया सिस्टम को बंद करके रख सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर का बैकअप देने का काम कर रही है डिवाइस। इसी डिवाइस को हम क्या बोल देते हैं, यूपीएस। और यूपीएस का पूरा नाम हो जाता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए और जान लेते हैं इसके बारे में। तो हमने सिंपल समझ लिए, यूपीएस मतलब अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जो कि अचानक से इलेक्ट्रिसिटी जो चली जाती है या बंद हो जाती है उसके नुकसान से बचने के लिए हम इस डिवाइस का उपयोग करते हैं। और यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके अंदर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। जैसे बैटरी भी इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि बैकअप देने का काम करती है। यूपीएस का उपयोग कब किया जाता है, जब पावर सप्लाई बंद हो जाती है। अचानक होने वाली पावर सप्लाई की समस्या से बचने के लिए यूपीएस का प्रयोग किया जाता है, ताकि हम जिस डाटा पर काम कर रहे हैं उस डेटा का लॉस ना हो और उसको हम आसानी से सेव करें। यहाँ तक कि मैं भी इस मशीन का उपयोग करता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, यूपीएस। ठीक है। इसके अलावा देखिए मार्केट में हमको कई प्रकार की यूपीएस देखने को मिल जाते हैं क्षमता के हिसाब से, मतलब आपको जिस कैपेसिटी में यूपीएस चाहिए उस कैपेसिटी के अनुसार यहाँ पे यूपीएस देखने को मिल जाएंगे। यूपीएस का मूल रूप जो है बैटरी के साथ साथ यहाँ पे इन्वर्टर के लिए भी होता है, यानी कि पहले तो बैटरी में जो है चार्जिंग होगी, किसके माध्यम से, रेक्टिफायर के माध्यम से। ठीक है। और उसके बाद बैटरी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, इन्वर्टर का। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिल रही है, एक तो इन्वर्टर और एक रेक्टिफायर, तीसरी चीज़ क्या मिल रही है, बैटरी। तो तीन पार्ट इसके होते हैं जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। तो देखिए बहुत सारी डिवाइसेस होती है, जैसे पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, आपका सर्वर हो सकता है कोई जिस पे बहुत सारा डाटा रखा हुआ है, ऑडियो डिवाइस हो सकती है कोई होम थिएटर वगैरह, वीडियो डिवाइस हो सकती है, टीवी वगैरह है, प्रोजेक्टर है, या फिर जो स्मार्ट बोर्ड होते हैं। इन सभी के लिए बैटरी बैकअप का काम कौन करता है, यूपीएस करता है। ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो जो है कुछ यूपीएस है, स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर का मतलब क्या हो जाता है, जैसे वोल्टेज फ्लैक्चुएट होता है कि नहीं, मान लो 220 वोल्ट का जो हमको वोल्टेज चाहिए, तो इससे कम भी हो जाता है और कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, तो इससे हमारी डिवाइसेस को खतरा रहता है। तो लगातार इसी वोल्टेज को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक डिवाइस का उपयोग करते हैं बीच में, स्टेबलाइजर। तो यूपीएस के साथ में आजकल स्टेबलाइजर के भी जो है यहाँ पे कॉम्बो चीज़ें आने लगी है। ठीक है, जिससे वोल्टेज की समस्या से बचा जा सकता है। साथ ही ये 20 से 40 मिनट तक की पावर दे सकता है, जितनी देर में हम जो है सारे डॉक्यूमेंट को सेव करके और बढ़िया हमारे काम को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके कुछ टास्क होते हैं, यानी कि क्या क्या फंक्शन इसके होते हैं। जैसे अचानक पावर कट हो जाता है, उस स्थिति में ये बैटरी बैकअप यानी कि कंप्यूटर को पावर सप्लाई दे देता है। वोल्टेज की समस्या होती है, फ्लैक्चुएट होता है, तो उसके जो समस्या होती है उसको भी ये संभालता है। शॉर्ट सर्किट के समय भी इसमें जो हमारी डिवाइसेस उसको सिक्योरिटी सुरक्षा प्रदान करता है। गंभीर स्थिति जैसे अलार्म के द्वारा सूचना प्रदान करना, जैसे वोल्टेज फ्लैक्चुएट होता है तो इसमें बीप की आवाज़ आती है। ठीक है। विद्युत यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी अस्थिरता होने के समय जो सिस्टम हमारा क्षतिग्रस्त होता है उससे भी ये हमको बचाता है। तो ये कुछ टास्क है, साथ ही इसके कुछ पार्ट्स देख लेते। जैसे रेक्टिफायर का उपयोग देखिए, एसी इनपुट आया तो यहाँ पे आप देखोगे तो रेक्टिफायर वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है। साथ ही यहाँ पे जो एसी से डीसी में जो कन्वर्टर लगा होता है वो क्या करता है, यहाँ पे बैटरी में पावर देता है यानी चार्जिंग करता है। और उसके बाद जब ये यहाँ से क्या हो जाती है, एसी सप्लाई बंद हो जाती है, तो जो बैटरी है, बैटरी क्या करती है, यहाँ से फिर जाती है
और यहाँ डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम इन्वर्टर का होता है। और फिर बाद में हमको यहाँ पे कुछ पोर्ट होते हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर है या फिर हम होम थिएटर है, टीवी है, इन सभी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कुछ पार्ट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेक्टिफायर, बैटरी और इन्वर्टर। आई होप आपको जो है यूपीएस के बारे में बेसिक जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके कुछ प्रकार भी है, जैसे टाइप्स हम देख सकते हैं। ठीक है, यूपीएस के स्टैंड बाय यूपीएस है, स्टैंड बाय फेरो यूपीएस है, स्टैंड बाय ऑनलाइन हाइब्रिड यूपीएस है, डबल कन्वर्जन ऑनलाइन यूपीएस जिसके बारे में हमने बात करे थे, डेल्टा कन्वर्जन ऑनलाइन यूपीएस। ये सारी चीज़ हमने बात करी यूपीएस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को स्टोर करने का काम करता है? तो सिंपल सी बात है, हम बात कर लेते हैं। चलिए एमएस वर्ड ओपन करते हैं, हम इसके लिए सीधे प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये हमारे पास में एमएस वर्ड आ गया। यहाँ पे हम बात करेंगे कोई भी टेक्स्ट है, जैसे मान लो हमने कोई डेमो टेक्स्ट लिखा आ गया, ये हमारे पास में डेमो टेक्स्ट है। और इस डेमो टेक्स्ट में से हम कुछ डेटा को यहाँ पे फॉर्मेट कर लेते हैं। जैसे मान लो इसको बड़ा कर लिए, फॉर्मेट कर लिए, और इसको हमने सेलेक्ट करके क्या करें, देखिए कट और कॉपी दो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। कट करेंगे कंट्रोल एक्स के माध्यम से शॉर्टकट की, और कॉपी करेंगे कंट्रोल सी के माध्यम से यहाँ पे कॉपी। तो कंट्रोल एक्स जैसे करें, देखिए यहाँ से डाटा आपका हट चुका है, तो डाटा कहीं ना कहीं तो गया होगा। तो देखिए डाटा गया है कहाँ, उसके बाद लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता, पेस्ट। तो आपको ले जाना यानी कि यहाँ से उठाना और लाना तो बन गया, पर डाटा गया कहाँ? डाटा एक स्टोरेज में स्टोर हुआ है जिसे बफर मेमोरी बोलते हैं। तो उस बफर मेमोरी को एमएस वर्ड में क्लिपबोर्ड बोला जाता है। विंडोज़ के साथ भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, क्लिपबोर्ड। तो इसमें जैसे ही हमने क्लिक करे, देखिए यहाँ पे क्लिपबोर्ड में क्या देखने को मिल रहा है, वीडियो जो हमने टेक्स्ट को कॉपी करे थे, कट करे या कॉपी करे, वो देखने को मिल रहा है। इसको सीधे क्लिक करें तो देखिए पेस्ट हो गया। इसके साइड में देखिए पेस्ट हो रहा है और डिलीट। इसमें से डिलीट करेंगे तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पेस्ट नहीं होगा। तो आपको क्या समझ में आया? क्लिपबोर्ड एक ऐसा स्थान है जहाँ पे इस डाटा को रखा जाता है कट या कॉपी करने के बाद। डी हमारा राइट आंसर। जैसे हार्डबोर्ड होता है, इसको भी हम ऑफिस क्लिपबोर्ड बोल सकते हैं। कोई भी कागज़ है या फिर पेपर हम इसमें अटैच करके रख लेते हैं, फिर उठाकर कहीं रख देते हैं ताकि गिरे ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, जो इंटरनेट का डेटाबेस हम बोल सकते हैं एक तरीके से। इसी के आधार पर जो है पूरा इंटरनेट यहाँ पे चलता है, पूरा सोर्स हम बोल सकते हैं इसमें। इसके लिए पहले ग्राफिकल मतलब फर्स्ट वेब ब्राउज़र यहाँ देखने को मिला था। तो पहला जो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था उसका नाम क्या था? तो आपको सामने ही दिख रहा है यहाँ पे, देखिए NCSA के द्वारा इसको जारी किया गया था, जिसका नाम था मोज़ेक। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए इसको जो है सबसे पहले लॉन्च किया गया था। मैकिन्टोश में भी आपको इसका उपयोग देखने को मिला था सबसे शुरुआत में। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मोज़ेक। देखिए जो पहला ब्राउज़र था, आप तो अभी क्या चलाते हो, आप चलाते हो गूगल क्रोम। पर आपको पता है पहला ब्राउज़र, तो पहला ब्राउज़र आपको याद रखना है मोज़ेक ब्राउज़र। ये मोज़ेक जो ब्राउज़र है अभी हालांकि बंद हो चुका है, परंतु इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन में। ठीक है, सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन NCSA, इसके द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया था मोज़ेक ब्राउज़र को। और यह पहला ब्राउज़र था जो कि टेक्स्ट के साथ साथ इमेज को अलग विंडो के साथ बजाय जो है एक ही पेज पर और एक साथ दूसरे इनलाइन प्रदर्शित करता था। जैसे हम बात करें यहाँ आगे चल के, तो देखिए इस प्रकार से जो है NCSA मोज़ेक फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, और यहाँ कुछ मीनूज़ वगैरह दिए रहते थे, टूल बार दिख रहा है। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है और उसका URL क्या है। इस प्रकार से पिक्चर भी आपको दिख जाती थी और साथ ही टेक्स्ट आपको दिख जाता था। इस प्रकार इधर देखिए रिफ्रेश की बटन है, हेल्प है और कंट्रोल बटन आपको देखने को मिल रही। पर आज की डेट का ब्राउज़र आप देखोगे तो काफ़ी एडवांस देखने को मिलता है। आप यहाँ देखोगे तो ये देखिए हमारा ब्राउज़र है, ये देखिए ये ब्राउज़र क्या है आप देख सकते हैं यहाँ सिंपल। ये देखिए यहाँ पे गूगल क्रोम हमको दिख रहा है, साथ ही मोज़िला फायरफॉक्स है, इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के बदले में विंडोज़ के साथ में आता है। तो इसमें देखिए काफ़ी एडवांस हो चुका है। इसमें हम चाहें तो अलग अलग प्रकार से किसी प्रकार से हम यहाँ काम कर सकते हैं। हमने सीधे लिखे यहाँ पे 2+5 ऐसे एंटर करें तो देखिए यहाँ कैलकुलेटर खुल जाता है। तो काफ़ी एडवांस हो गया है आज की डेट में ब्राउज़र। तो यहाँ पे आप बात करोगे, देखिए सबसे पहला जो ब्राउज़र था हमारा मोज़ेक ब्राउज़र, आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये किस प्रकार से काम करता था और आज का ब्राउज़र कौन सा है वो भी आपको लिस्ट पता होनी चाहिए कुछ कुछ ब्राउज़र की। इसके साथ ही मोज़ेक को अक्सर पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कहा जाता है। ग्राफिकल का मतलब हो जाता है जिसमें टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक्स भी रहती है। इससे जो है पहले वर्ल्ड वाइड वेब, इरवाइस है, वियोला है, WW जैसे अन्य ब्राउज़र आए थे
और मोज़ेक के इनोवेटिव जो ग्राफिकल इंटरफेस है और टेक्स्ट है ग्राफिक्स जैसे मल्टीमीडिया को यहाँ पे इंटीग्रेट करने की यहाँ कैपेसिटी हुई। वर्ल्ड वाइड वेब और सामान्य इंटरनेट को लोकप्रिय बनाने में इसने काफ़ी मदद की। मोज़ेक एक जो है पॉइंट एंड क्लिक ग्राफिकल इंटरफेस का उपयोग करता है और ऑनलाइन की जो दुनिया है वर्ल्ड है उसमें प्रवेश करने के लिए इंटरनेट एड्रेस या कीबोर्ड कमांड की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती थी। साथ ही मोज़ेक के पीछे की टीम ने जो है नेटस्केप नेविगेटर भी बनाया, मतलब बाद में इस ब्राउज़र को बनाया गया जिसे डायल अप मॉडेम की धीमी गति पर ब्राउज़ करने वाले घरेलू जो यूज़र्स होते थे उनके लिए काफ़ी यहाँ पे एडजस्टमेंट देखने को मिला। तो ये हो गई बात मोज़ेक की, अभी का भी आप याद रखना है और पहला भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो देखिए इंटरनेट एक प्रकार का क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क है। क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क है। तो कंप्यूटर नेटवर्क की श्रेणी में तो बहुत सारे आते हैं, जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है और वाइड एरिया। तो यहाँ इंटरनेट को हम किसका उदाहरण बोल सकते हैं, WAN वाइड एरिया नेटवर्क का, यानी कि WWW के अंतर्गत जो है वो हो जाएगा आपका इंटरनेट। तो इंटरनेट तो आप समझ गए किसका उदाहरण है। यहाँ हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। तो कंप्यूटर नेटवर्क आपको पता होना चाहिए कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में किसी निश्चित उद्देश्य के लिए जुड़ते हैं और पर्टिकुलर कोई ना कोई प्रोटोकॉल का यहाँ पर उपयोग करते हैं डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं सिंपल क्या, कंप्यूटर नेटवर्क। तो सिंपल आप समझ गए, दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में जुड़ेंगे किसी निश्चित प्रोटोकॉल या नियम के माध्यम से, अब वो वायर हो सकते हैं यानी कि केबल के माध्यम से या बिना वायर, तब इस नेटवर्क या इस संरचना को हम बोलेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्क के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे आप बोलोगे यहाँ पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, दूसरा आप बोलोगे लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, मेन बोलोगे तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। हम बात कर लेते हैं पहले पैन की। पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि जब आप ब्लूटूथ के माध्यम से, ब्लूटूथ का उपयोग सभी करते हैं, ब्लूटूथ के माध्यम से आप क्या क्या उपयोग करते हो, आप देखिए स्मार्ट वॉच का उपयोग करते हो, आप जो ऑडियो डिवाइस है उसका उपयोग करते हो, ठीक है। उसके अलावा आप जो है लैपटॉप का उपयोग करते हो, डेस्कटॉप है, मोबाइल, इन सभी का उपयोग आप करते हो अपने पर्सनल नेटवर्क बनाने के लिए। इसलिए ब्लूटूथ के नेटवर्क को हम बोल देते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरा हो जाता है नेक्स्ट लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो हो जाता है एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है, एक ऑफिस है, या हमारे होम में हम बोलें घरों में, तो इनमें जब हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उससे जो नेटवर्क बन जाता है वो हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज हो जाती है 1 किलोमीटर के दायरे में, एक कैंपस में हम बोल सकते हैं। फिर बात करें एक निश्चित शहर यानी मेट्रो के स्तर पर या बड़े शहरों में हम बात करें एक नेटवर्क की, जैसे एक ब्रांच, मतलब एक मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच के बहुत सारे सब ब्रांच हो सकती है, यानी कि हेड ऑफिस, और फिर सिटी में बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती है। तो जब एक कंपनी अपनी सभी ब्रांचों के माध्यम से क्या करती है, कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट करती है, या फिर हम बोले डिसकनेक्शन आप देखोगे सेट टॉप बॉक्स वगैरह, तो उस प्रकार का नेटवर्क कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट हो जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। पूरी दुनिया में हम बात करें, पूरी पृथ्वी में, महासागरों में, सभी जगह जो नेटवर्क हमारा कनेक्ट है, सभी जगह हम आपस में जो कंप्यूटरों को नेटवर्क बिछा कर रखे हैं उस नेटवर्क को हम बोल देते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, जिसके थ्रू हम जो है दुनिया में किसी भी व्यक्ति से आसानी से यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आसानी से मतलब बहुत कम समय में। तो इसका एक उदाहरण है जिसका नाम है इंटरनेट। तो आई होप आपको जो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क समझ में आ गया होगा और कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लगइन्स क्या है। देखिए प्लगइन्स आपने सुना होगा, नहीं भी सुना तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो प्लगइन सिंपल समझिए, यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि होस्ट प्रोग्राम को स्वयं बदले बिना होस्ट प्रोग्राम में नए फंक्शन जोड़ता है। दूसरा यह है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजने और देखने की अनुमति देता है। तो खोजने देखने के लिए तो भैया यहाँ पे वेब ब्राउज़र उपयोग होता है ना, प्लगइन क्यों उपयोग होगा, तो यहाँ पे ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा यह है अवांछित ईमेल जो संदेश है उसको फिल्टर करने का काम करता है कंप्यूटर में, तो ये ऐसा काम भी नहीं करता, यानी कि स्पैम को मेंटेन करने की बात हो रही है। नेक्स्ट है यह कुकीज़, ब्राउजिंग हिस्ट्री आदि को डिलीट करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम है। ऐसा प्रोग्राम नहीं होता, हमको डिलीट करना होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, पहला। तो पहला राइट आंसर क्या है, यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि एक प्रकार का क्या है, इंटरनेट के माध्यम से हमको मिलता है। होस्ट प्रोग्राम को स्वयं बदले बिना होस्ट प्रोग्राम में नए फंक्शन को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा।
तो देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लगइन्स की। प्लगइन्स क्या है भाई? सिंपल सी बात है, जब आप जो है किसी कंप्यूटर में क्या करते हो, पावर सप्लाई लेते हो तो आपको प्लग इन करना पड़ता है कि नहीं। तो प्लग इन करने का मतलब ये नहीं होता है कि इसमें आप बदलाव करें, आपने वहाँ से प्लग फंसा है और आपने में पावर सप्लाई ले लिए। इसी प्रकार आपकी वेबसाइट है, तो वेबसाइट में आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर सर्विस को एक्टिवेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट में कोडिंग करना होता है। क्या करना होता है? कोडिंग करना होता है। तो कोडिंग करे बगैर हम क्या करते हैं, इंटरनेट से एक पर्टिकुलर छोटा सा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं हमारे वेबसाइट के अंतर्गत, जो उस फैसिलिटी को हमारी वेबसाइट में जोड़ने का काम करता है। तो प्लगइन आप समझ गए, हमारी वेबसाइट में किसी भी प्रकार का बदलाव किए बिना उस सर्विस को हमारी वेबसाइट में उपलब्ध कराने का काम कौन करता है? प्लगइन्स करता है। चलिए इसके बारे में और विस्तार से हम जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए प्लगइन जो है सॉफ्टवेयर एलिमेंट है, सॉफ्टवेयर का एक एलिमेंट यानी तत्व है जो मौजूदा प्रोग्राम या ब्राउज़र में नई सुविधाएं जोड़ने का काम करता है। हम प्लगइन अलग अलग बोल सकते हैं भाई, ब्राउज़र में बोल सकते हैं या फिर गूगल क्रोम में बोल सकते हैं। गूगल क्रोम की बात करें तो गूगल क्रोम में ट्रांसलेट की फैसिलिटी नहीं है मान लीजिए, ठीक है, तो ट्रांसलेट की फैसिलिटी कौन जोड़ने का काम करता है? प्लगइन जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अगर आपने गूगल कीप का उपयोग करना है, गूगल कीप का उपयोग कौन करेगा? प्लगइन करेगा। आप यूट्यूब चलाते हो तो आपके पास में ट्यूब बडी नाम का जो ऐप है जिसका प्लगइन होता है, वो कौन इंस्टॉल करने का काम करता है? प्लगइन के रूप में। तो प्लगइन जो है हमारे ब्राउज़र को बदले बिना क्या करता है, उसमें एक नए सॉफ्टवेयर को या नई सुविधा को जोड़ने का काम करता है। इनका उपयोग जो है प्रोग्राम की कार्य क्षमता को बढ़ाने, नई सर्विसेज को जोड़ने, उन्हें कस्टमाइज़ करने, इन सभी सुविधाओं के लिए प्लगइन्स का उपयोग किया जाता है। प्लगइन्स को उसके मूल कोड में किसी भी प्रकार की बदलाव की आवश्यकता नहीं होती और इसकी क्षमता जो है बढ़ जाती है, ठीक है। इसके साथ उदाहरण के लिए देखें तो जो वेब ब्राउज़र है उसको उपयोग करता है, देखिए हर कोई, हम बात करें तो इंटरनेट का उपयोग करता है, तो उसमें ब्राउज़र जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया, गूगल क्रोम है, सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, इन सभी का उपयोग कोई ना कोई ब्राउज़र का उपयोग सभी करते होंगे। आप भी अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप इनमें से किसी न किसी का उपयोग करते होंगे। तो इनमें मान लो कोई सुविधा नहीं है तो इसकी कार्य क्षमता बढ़ाना है तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? भाई प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ती है, प्लगइन्स इंस्टॉल करना पड़ता है। कुछ प्लगइन्स के एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे वेब ब्राउज़र प्लगइन्स होता है, CMS कंटेंट मैनेजमेंट प्लगइन्स होता है, ठीक है। एलिमेंटर आप देखोगे वर्डप्रेस में, उसका प्लगइन होता है। उसके बाद देखिए ऑडियो वीडियो एडिटिंग प्लगइन्स है, IDE प्लगइन्स है, 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर प्लगइन्स, ऑडियो प्लेयर प्लगइन्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है प्लगइन्स में। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको प्लगइन्स में। तो देखिए हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट में आप देखोगे तो आपको देखिए वर्डप्रेस की वेबसाइट में यहाँ पे प्लगइन्स देखने को मिलेगा। इन प्लगइन्स पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे देखिए न्यू प्लगइन्स ऐड करने का भी आएगा, जिसमें आप ऐसे क्लिक करके क्या कर सकते हो, नए प्लगइन्स को आप जो है सर्च करके अपनी वेबसाइट में जोड़ सकते हो। देखिए यहाँ देखिए क्लासिक एडिटर है, ये सारे जो है ये प्लगइन्स है। इन प्लगइन्स को जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो आपकी वेबसाइट में ये एक्टिवेट हो जाएंगे। मतलब एक्टिवेट हमको करना पड़ता है, जैसे आप देखोगे तो यहाँ देखिए सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन के अंतर्गत हमने जो है बहुत सारे प्लगइन्स लाए। ऐड टू एनी शेयर बटन, अब इसकी कोडिंग हमारी वेबसाइट में करना था हमको कायदे से, पर हमने करे क्या? नहीं। तो करे बगैर देखिए ये देखिए प्लगइन्स हमारे पास में आ चुका है। तो प्लगइन्स आप समझ गए। यहीं से देखिए मान लो हम इस वेबसाइट को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐसे भी वेबसाइट को ऐसे शेयर कर दिया करिए, मतलब अपने व्हाट्सअप में अपने मोबाइल से ओपन करके, फेसबुक में, टेलीग्राम में, ट्विटर, जहाँ भी आपको लगता है, पर शेयर करना ज़रूरी है। जो भी व्यक्ति जिसको कंटेंट मिल नहीं पाते हैं उनको आसानी से इस प्रकार कंटेंट मिल जाएंगे आपके थ्रू। तो आपका भी सहयोग ज़रूरी है, ठीक है। मैं अकेला जितना कर पा रहा हूँ वो ठीक है, पर आपका सहयोग है कि भाई आप जो भी कंटेंट है वो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गूगल कैलेंडर लैब। गूगल कैलेंडर लैब में खालिस्तान पूरी दुनिया के समय को ट्रैक करती है। पूरी दुनिया के समय को कौन ट्रैक करेगा भाई? सिंपल है, वर्ल्ड क्लॉक, तो वर्ल्ड क्लॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज कमांड को चुनने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? अब फंक्शन की मतलब आपको फंक्शन की देखने को मिल जाती है F1 से लेकर F12 तक। कितनी मिल जाती है? 12 टोटल। तो टोटल 12 में से सेव एज कौन करेगा? सेव एज करेगा F12, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? F12 आ जाएगा। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं किसकी? फंक्शन कीज की। मतलब जो कीबोर्ड में आपकी फंक्शन की होती है उन फंक्शन की का MS वर्ड में क्या उपयोग होता है? तो सबसे पहले अगर बात करें F1 की, तो F1 यूनिवर्सल की है, मतलब कहीं पे भी आप F1 प्रेस करो ये हेल्प
पैनल ही ओपन करेगी। तो MS वर्ड में भी क्या ओपन करेगी, हेल्प पैनल। दूसरा है, नेक्स्ट है F5 जो है फाइंड और रिप्लेस का जो डायलॉग बॉक्स है, गो टू की विंडो यहाँ पे डिस्प्ले करती है। F7 आपकी स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए यहाँ उपयोग की जाती है। F8 आपकी सेलेक्ट के लिए उपयोग की जाती है, और शिफ्ट के साथ F8 करो तो डी सेलेक्ट यहाँ पे करती है कोई भी टेक्स्ट को। F10 का उपयोग किया जाता है एक्टिव टैब जो है उसको खोलने के लिए। F12 जो है सेव एज के लिए यहाँ उपयोग की जाती है। F4 रिपीट, कोई भी लास्ट एक्शन जो भी हमने काम करे उसको रिपीट करने के लिए क्या की जाती है, F4। साथ ही अल्टर के साथ F4 करोगे तो आपको क्लोज, मतलब जो एक्टिव विंडो है उसको क्लोज होते हुए यहाँ पे देखोगे। तो ज़्यादातर जो है इन्हीं शॉर्ट मतलब जो फंक्शन की है उनका उपयोग किया जाता है MS वर्ड में। ठीक है, तो फंक्शन की के बारे में आपको समझ में आ गया होगा।